हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कुमार। आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में जो हमने कहा था कि अगले वीडियो से डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन को कैसे समझना है, उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, उसकी क्या थ्योरीज है, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा क्या है। डेटा क्या है? दरअसल एक शब्द है डेटम। डेटम का मतलब होता है आंकड़ा, और इसी डेटम का प्लूरल ये डेटा है, इसीलिए डेटा का मतलब होता है आंकड़े। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि डेटा होता क्या है। आंकड़ा का मतलब तो है कि कुछ भी हम 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी लिख रहे हैं और इसके साथ कुछ कुछ यूनिट जोड़ दे रहे हैं, है ना। इस काउंटिंग में कुछ हम एक यूनिट जोड़ दे रहे हैं कि 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग। तो ये इसका जो कलेक्शन होता है यही होता है आंकड़ा। इसी कलेक्शन को ये हम आंकड़े कहते हैं। तो हमें समझना है कि आखिर आंकड़े के बारे में, आंकड़ों के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बता दो कि जब हम रिसर्च की दुनिया में आएंगे, जब आप नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करेंगे, मास्टर के बाद आपको जब एम फिल सॉरी वो तो ख़त्म हो गया, पीएचडी में जब एडमिशन मिलेगा तो आपको सबसे पहले कोर्स वर्क कराया जाएगा। उसमें ये बताया जाएगा कि रिसर्च के दौरान आंकड़ों का क्या महत्व है ना। आंकड़े कितने महत्वपूर्ण हैं किसी भी रिसर्च को पूरा करने के लिए। तो हम सीधे सीधे आते हैं कि ये आंकड़े, इसको प्राप्त करने का सोर्स क्या है, हम आंकड़े प्राप्त कैसे करते हैं। इसके लिए हम इंटरव्यू ले सकते हैं, इसके लिए हम किसी का मतलब किसी सर्वे को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हम किसी से क्वेश्चंस पूछ के आंकड़े जमा कर सकते हैं। इसके लिए हम, इसके अलावा जो तमाम जो कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जाके हम किताबों से आंकड़े जमा कर सकते हैं, इंटरनेट लाइब्रेरी से आंकड़े जमा कर सकते हैं, तमाम जो बहुत ही विश्वसनीय मैगजीन्स हैं उनसे हम जाके आंकड़े ले सकते हैं। तो दरअसल इस आधार पे, और दूसरी तरफ एक आंकड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं कि अच्छा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है, तो दूसरा आंकड़ा वो भी ले सकते हैं। तो देखिए दो तरह से आंकड़ों को के स्रोत के जो विश्वसनीयता है, स्रोत की जो विश्वसनीयता है, उस हिसाब से, उस क्रेडिबिलिटी पे हम आंकड़ों को 2 भाग में बांटते हैं। पहला जो है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी आंकड़े क्या होते हैं और सेकेंडरी आंकड़े क्या होते हैं? दरअसल ये सोर्स के आधार पे इसके क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी आंकड़े वो होते हैं जो एक तरीके से आपको बहुत ही वास्तविक रूप में, या और साथ ही वो खुद से हम जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और हमने जो उसको जमा करने के मेथड्स बताए जैसे सर्वे। अब सर्वे में एक तो आपने किसी विश्वसनीय मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से सर्वे लिया और वहाँ से आपने सर्वे के हिसाब से आपने कुछ नई व्याख्या की, ठीक है उसका। वही दूसरी तरफ आप कहीं से ऐसे डेटा ले लिए, ऐसे आंकड़े लेकर आ गए जिसका कि कुछ हाथ पैर ही नहीं है, जिसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसे आंकड़े को हम, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो सेकेंडरी आंकड़े होते हैं। ये जनरली दूसरों से मिलते हैं हमें। और दूसरों से मिलने के सेंस में इतना है कि आप किसी से भी ले लिए, आप गांव जा रहे हो, आपको गांव में किसी ने इतिहास के बारे में बताया कि अच्छा इसका तो ये डेटा है, ठीक है। लेकिन जब आप किताबें पढ़ रहे हो तो किताबों में देख रहे हैं कि ये दूसरी बात है।
आपको किंवदंतियों के आधार पे, कुछ मिथ के आधार पे, कुछ कहानियों के आधार पे जो आंकड़े मिल गए वो विश्वसनीय नहीं है। हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सेकेंडरी आंकड़े वही होते हैं जिसको हम सीधी सी भाषा में आजकल जो बहुत प्रचलित है कि हम ये जो तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मतलब डेटा लेके घूम रहे हो, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो डेटा हैं उसी को हम सेकेंडरी डेटा के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकेंडरी डेटा विश्वसनीय नहीं हो सकते, कुछ होते हैं आंकड़े जो विश्वसनीय भी होते हैं। खैर, लेकिन विश्वसनीयता के, क्रेडिबिलिटी के आधार पे जो हमारे पास मुख्य आंकड़े होते हैं जिसके आधार पे हम इंटरप्रेट करते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं, नए नए मेथड से व्याख्या करते हैं, वो आंकड़े होते हैं प्राइमरी, इसको प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं, और ये दूसरा द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं। तो ठीक है, अब देखिए हमने ये आंकड़ों को का स्रोत तो देख लिया। दूसरा है कि आंकड़ों का क्या प्रकार है, स्रोत के आधार पे तो वो हमने देखा। एक है कि हम उसको मेजर के आधार पे, और जैसे एक क्वांटिटी के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे हम आंकड़ों को किस तरीके से देखते हैं। एक दूसरा है क्वालिटी के आधार पे। अब जब इन दोनों का बेस, तो यहां से हम आंकड़ों को समझते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, ये स्टैंड मेजरमेंट के हिसाब से जो आंकड़े हैं, एक को होता है कि हम माप सकते हैं, है ना, उसका कुछ यूनिट होता है, माप सकते हैं, और दूसरे जो आंकड़े हैं उसको माप ये क्वांटिटी वाले जो बेस पे जो आंकड़े हैं उसको, जैसे कि हमने कहा कि 10 मीटर की सड़क, 10 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये जो 10 मीटर है, ये जो आंकड़ा है, ये दरअसल ये क्या बता रहा है, हमें क्वांटिटी बता रहा है कि किसी भी सड़क की चौड़ाई, किसी भी एक सड़क की चौड़ाई हम देख रहे हैं कि वो 10 मीटर चौड़ी, तो ये क्वांटिटी है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वह इंसान बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार होना इसमें हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि वो ईमानदार है कि नहीं। हो सकता है मेरे लिए ईमानदार हो, आपके लिए ना हो। हम बोलते हैं कि वो आदमी बहुत ही सच्चा है, वो झूठ बोलता ही नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपसे सच बोल रहा है तो मुझसे भी सच ही बोले। मुझसे झूठ बोल सकता है, मुझसे सच बोल रहा है तो आपसे सच ही बोले, जरूरी नहीं है ऐसा। तो ये जो आंकड़े हैं, हम ये इन दोनों में जो भेद है 10 मीटर और ये वाला ट्रूथ वाला, इन दोनों आंकड़ों में ये सत्य और ये सड़क की चौड़ाई। अब देखिए, अब सड़क की चौड़ाई, उसमें तो एक मेजरमेंट, उसके साथ एक इकाई लगी हुई है, उसके स्टैंडर्ड एक मीटर, जिससे कि हम किसी चीज को नापते हैं। इसी में कह देंगे 2 लीटर दूध, है ना, 2 लीटर दूध। अब इसमें भी ये 2 लीटर जो आ रहा है ना, ये दूध को मेजर कर रहा है, लेकिन हम बोलेंगे 2 लीटर ईमानदारी, 2 लीटर ईमानदारी। तो अब इसमें 2 लीटर ईमानदारी क्या है, इसका कोई दरअसल जो क्वालिटेटिव जो आंकड़े होते हैं, इस आधार पे इसको इस तरीके से लिखा गया है क्वालिटेटिव, इसको गुणात्मक आंकड़े, और इसके आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे इसको मात्रात्मक आंकड़े। तो क्वांटिटी के आधार पे और क्वालिटी के आधार पे दो, इसको क्वालिटेटिव आंकड़े कहते हैं, मात्रात्मक आंकड़े कहते हैं। तो इसको हमने समझ लिया कि ये 2 तरह से हो सकते हैं, जिसमें हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है जिसको हम माप सकते हैं, उस हिसाब से हम उस आंकड़े को क्वांटिटेटिव आंकड़े बोलेंगे, डेटा बोलेंगे, यानी मात्रात्मक, और दूसरा गुणात्मक। अब देखिए, हमने समझने की कोशिश की कि आंकड़े क्या है। अब इसके आगे जो हमारे सिलेबस में है, जो डीआई के तमाम जो सवाल आते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कई तरह से
चित्र होते हैं, चार्ट होते हैं। तो वो चार्ट क्या होता है? दरअसल ये चार्ट जो है आंकड़ों को सजाने की, आंकड़ों को प्रस्तुत करने के, प्रदर्शित करने के माध्यम होते हैं। आपने कुछ भी लिख दिया, इसको 4 भाग में बांट दिया, और यहाँ पे 10 आम लिख दिया, यहाँ 5 अमरूद लिख दिया, यहाँ 15 संतरे लिख दिए, यहाँ 15 केले लिख दिए। तो ये जो हुए ना, ये दरअसल एक तरह से चित्र हुआ। इसमें हमने आंकड़ों को रखा है कि अच्छा ये 4 प्रकार के फल हैं, उनकी इतनी संख्या, इतनी संख्या, इतनी संख्या है। ठीक है। इसी चित्र को हम समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं कि ये चित्र आखिर कैसे बनते हैं, इसमें आंकड़े किस तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं। और ऐसे तो इस बहुत तरह से चित्र होते हैं, बहुत तरह के चित्र होते हैं, लेकिन आपको जो परीक्षा के नेट के पेपर के हिसाब से मैंने गौर किया है कि वो मूलतः 5 तरह के चित्र हैं, है ना। 5 तरह के चित्र हैं, जिसे मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा, ताकि आप समझ सके कि उन आंकड़ों को सजाया कैसे जाता है। क्योंकि समस्या वही होती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आंकड़ों को इस चित्र में रखा गया है ना, इस चार्ट में रखा गया है, तो इस चार्ट को समझना कैसे है, इस चार्ट में किस तरीके से आंकड़े रखे गए हैं, ये हम समझ नहीं पाते हैं। देखिए, उसी में हम देखते हैं सबसे पहला, जो सबसे बेसिक है, इसको एक पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट, हिंदी में इसको वृत्त चित्र कहते हैं। अब ये पाई चार्ट क्या होता है, ये आप नाम से देख रहे होंगे। ये दरअसल पाई एक साइन है, मैथमेटिकल साइन है, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। ये माना गया है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं पता है, बट इस फॉर्म में इतना माना गया। ये मैथमेटिक्स में इसको इस तरीके से बताया जाता है कि इस अराउंड एक राउंड फिगर है, ये मान लिया गया है कि कहीं भी पाई की जरूरत होगी तो इस वैल्यू को पुट किया जाएगा। तो ये पाई जो है, इसका संबंध वृत्त से है। अब देखिए, वृत्त क्या होते हैं? एक सेंटर होता है जिसको केंद्र कहते हैं हिंदी में, और एक त्रिज्या होता है, रेडियस। रेडियस। अब देखिए, अब इसी सेंटर से हमने ये त्रिज्या की जो एक सीधी रेखा खींच के स्टॉप करना, और फिर उसी से ये कलम को घुमा देना है उतनी ही दूरी पे। ये हो जाता है वृत्त। और इस वृत्त को यूज किया जाता है आंकड़ों को प्रदर्शित करने में। इसी प्रदर्शन को हम कहते हैं वृत्त चित्र या पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट का, जैसे मान लिया जाए कि एक हमने एक पाई चार्ट दिया है, और उसमें 3 बड़ी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, और उनके उसमें जो पढ़ रहे छात्र हैं उनकी संख्या को हमको उस पाई चार्ट के माध्यम से दिखाना है, दर्शाना है ना। तो हम करेंगे क्या इसके लिए? मान लिया जाए कि BHU, DU और JNU, और भी लिए जा सकते हैं, जामिया, आप जो मन हो, आपकी इच्छा हो। आपने इसको फिर 3 भाग में बांट दीजिए, और ये 3 भाग जो बटेगा, एक्चुअली इसका 2 कॉन्सेप्ट है इसको बटने का। फिर से ये चित्र पार देता हूँ वृत्त का, थोड़ा बड़ा पार देता हूँ कि थोड़ा अच्छा भी बनाए। तो इसमें दरअसल 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो हम इसको 100% मानते हैं, है ना, परसेंटेज के आधार पर अगर मानते हैं तो ये 100% होता है टोटल। लेकिन इसको दूसरा है डिग्री के हिसाब से, ठीक है, डिग्री के हिसाब से मानते हैं। तो ये 360 डिग्री, 360 डिग्री, ये डिग्री का साइन है, 360 डिग्री होते हैं। तो जनरली आपको जो नेट में सवाल आते हैं, नेट में क्वेश्चन आते हैं पाई चार्ट से, वो परसेंटेज के हिसाब से आते हैं। कि जैसे आते किस तरीके से है कि BHU है, इन तीनों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियों का जो प्रतिशत है, पढ़ने वाली लड़कियों का जो प्रतिशत है, इसमें मान लिया जाए कि BHU में 40% टोटल
एक तो आपने आंकड़ा दे रखा है कि टोटल लड़कियों, तीनों यूनिवर्सिटियों में टोटल जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी संख्या 15,000 है। ठीक है, 15,000 लड़कियां पढ़ती हैं। अब इसमें से है कि बीएचयू में 40% लड़कियां पढ़ती है, और डीयू में इसमें भी 40% लड़कियां पढ़ती है, और जेएनयू में 20% लड़कियां पढ़ती है। अब ये जो आंकड़े हैं, अब आप इन आंकड़ों को समझ सकते हैं। देखिए 40 40 20, ये कितने हो गए? 100%। 100% का मतलब होता है पूरा ये वृत्त। अब इसको हम 100% में बांटना है, लेकिन 100% को यानी 100 को हमें 3 भागों में बांटना है। अब देखिए, अब ये अगर हम सीधा खींच देते तो ये 50% हो जाता है। तो पहले 50% समझ लेते। ये 50% अगर एक डायमीटर खींचा तो 50%, अगर उसके 90 मतलब 90 डिग्री एंगल के साथ दूसरा डायमीटर खींच दिया, ये एंगल जो होते हैं, अगर 90 डिग्री एंगल के साथ दूसरा डायमीटर खींच दिया तो ये हो जाते हैं 25%, 25%, 25%, 25%। अगर इसी को 5 भाग में बांट दिया हमने, तो वो 5 भाग में 100 को, अब 20 से 5 भाग में बांटना है तो 5 से आप डिवाइड कर दो तो वो 5 भाग में बढ़ जाता है, तो ठीक है, ये 20%। लेकिन अभी हमारे पास आंकड़े क्या है? टोटल संख्या 15,000 है, 15,000 लड़कियां, गर्ल्स यहाँ पे पढ़ती हैं। अब उसमें से बीएचयू का आंकड़ा दिया है कि बीएचयू जो है वहाँ पे 40% लड़कियां पढ़ती है, और डीयू में भी 40% लड़कियां पढ़ती है, और जेएनयू में 20% लड़कियां पढ़ती है। तो समझिए कि ये टोटल 25% का घेरा है, तो मैं 20% का बनाने जा रहा हूँ। इसको आप 20% में बना रहे हैं, ये 20% हो गया। ये 25 पूरा है परसेंट, इससे थोड़ा कम 20% हो गया। अब हम इस लाइन को मिटा लेते हैं। अब देखिए दूसरा, हमने सबसे पहले जेएनयू का लिख लिया, यहाँ लिख लेते हैं जेएनयू। अब देखिए दूसरा है 40% और तीसरा भी है 40%। तो एक तो सबसे सिंपल ये है कि आप इसको पूरे को मिटाइए, पूरे को मिटा दीजिए, और इसको बराबर 2 भाग में बांट दीजिए। ये अब इसको बराबर 2 भाग में बांट दिए। अब ये देखिए, ये भाग और ये भाग दोनों बराबर हो गया। तो देखिए टोटल 100% है, इसमें 20% चले गए, तो टोटल जो बाकी बचे हैं वो 80% है। अब इसको 2 से भाग दीजिए तो ये 40% आ जाएगा। तो यानी 40% और 40%। अब 40% यहाँ बीएचयू की लड़कियां हैं, 40% डीयू की लड़कियां हैं। अब देखिए इस पाई चार्ट में, अब फिर से हम देखते हैं कि एक इस तरीके से क्वेश्चन देगा कि बीएचयू, जेएनयू और डीयू में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या 15,000 है। ठीक है, यानी 50,000 गर्ल्स बीएचयू, डीयू और जेएनयू में मिला के पढ़ती हैं, कुल संख्या है। टोटल काउंटिंग उनकी जो है 15,000। अब देखिए 15,000 उसमें से 40%, ठीक है, जो लड़कियां हैं वो बीएचयू में पढ़ती हैं। तो देखिए हमने प्रदर्शित कर लिया 40%, यानी इसको 40% का भाग बांट लिया, ये पाई चार्ट इसी को कहते हैं। इस पाई को यानी वृत्त को हमने इस तरीके से बांटा है कि 40%, ये 40%, ये 20%। जेएनयू की 20%, तो 20% लड़कियां होगी। अब इसी में से सवाल आते हैं कि ठीक है, आप बताइए कि बीएचयू में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हमें परसेंटेज की जरूरत होती है, और परसेंटेज निकालना है। ये कैसे निकालना है ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जब अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फिलहाल हमें ये डेटा कैसे यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, कैसे यहाँ पे डेटा ड्रॉ करते हैं, ताकि एक चार्ट बनता है, और वो अगर सर्कल में बन रहा है तो उसको पाई चार्ट करते हैं। तो ये डेटा को इस तरीके से यूज करके हम चार्ट बनाते हैं, जिसको वृत्त के सहारे वो पाई चार्ट होता है। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे।
दूसरा जो सबसे ज़्यादा इसी चार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा आता है, दूसरा टेबल चार्ट है। टेबल चार्ट, अब टेबल चार्ट क्या होता है? टेबल चार्ट में इसको अच्छा है, सबसे पहले हिंदी में टेबल चार्ट को हिंदी में सारणीकरण या सारणी चार्ट, इससे बेहतर यह है कि आप सारणी चार्ट लिख दीजिए या सारणी चित्र, जो मन हो। और इस टेबल चार्ट को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको टेबुलेशन भी कहते हैं, कि आपको जो आंकड़े हैं, डेटा है, उसको आपको टेबल में सजाना है, तो उस प्रोसेस को टेबुलेशन कहते हैं। उसको भी सारणीय इस शब्द से, तो खैर ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अगर टेबुलेशन शब्द आए तब भी आपको सारणी चित्र ही समझना है, क्योंकि इसी प्रोसेस को टेबुलेशन कहते हैं। और टेबल चार्ट मतलब सारणी चार्ट, ये सारणी चित्र यानी टेबल चित्र, जो भी आपको जैसे मन हो समझ ले। क्योंकि सब बहुत सारे लोगों को हिंदी में कंफर्टेबल है पढ़ना, बहुत सारे लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो दोनों में पढ़ते हैं। तो आप जैसे, आपको जैसे इच्छा हो, जैसे आसान हो, आप उस तरीके से चीज़ों को समझ लें। अब देखिए, ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हिंदी में क्षैतिज रेखा कहते हैं, और एक वर्टिकल, ये होती है वर्टिकल लाइन। इन्हीं दोनों के सहारे हमारे पास क्या बन गया? हमने 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, यानी 3 ऊर्ध्वाकार लाइन रेखाएं ली और 3 हमने क्षैतिज रेखा ली। अब इसी की मदद से जो बना है वो टेबल, इसी को टेबल कहते हैं। इसी में हम जब आंकड़ों को पुट करेंगे तो इसी को टेबुलेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को टेबुलेशन कहते हैं। अब देखिए, वहां तो हमने देखा कि यहाँ भी ऐसे उसी जो पिछली बार हमने आंकड़े लिए थे, देखिए इसी से आपको समझना है कि आपको चित्र से, यानी जिस तरीके की भी ग्राफ आ जाए उससे घबराना नहीं है। सपोज वही हम आंकड़ा ले लेते हैं फिर से, जेन्यू गेचू गेचू डीयू जेन्यू, फिर से आंकड़ा ले लेते हैं, फिर से वही ले लेते हैं कि टोटल जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या 50,000। अब ये सोचिए, ये 40% और ये 40% और ये 20%। अब ये 20% 40% हम ले तो रहे हैं, अब इसको इसमें कैसे सजाना है? ठीक है, तो छोड़िए, दूसरा आंकड़ा लेते हैं। ये बहुत आसान हो जाएगा समझना। इसको कैसे सजाना है? मान लीजिए कि ये 0 पॉइंट हो गया, यहाँ से शुरू होती है चीजें। ठीक है, मान लेते हैं कि जेएनयू की लाइब्रेरी है, जेएनयू की लाइब्रेरी है, इसमें किताबों की संख्या बढ़ने का या तो आप परसेंटेज लिख लो। परसेंटेज का कोई बेस होता है कि सपोज 1 लाख किताबें हैं 2000 ईस्वी में, तो 2001 में कितना बढ़ के हो गया, 2002 में कितना हो गया बढ़ के। तो ये वाला जो है ना, जैसे यहाँ पे 2000 लिख लो, यहाँ पे 2005 लिख लो, एक और बना देते हैं, यहाँ पे 2010 लिख लेते हैं। अब ये क्या है ना कि ये ईस्वी सन, ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, और इधर हम किताबों की संख्या को बढ़ाएंगे। ये दरअसल ऐसे ये इस तरीके से
और ये इस तरीके से। सपोज 2000 में हम देखते हैं कि किताबों की संख्या कितनी बढ़ रही है। 2000 में मान लेते हैं कि यहाँ गणित की जो किताब है उसकी संख्या 1,00,000 थी, ठीक है। यहाँ पे विज्ञान की किताब, इसकी संख्या 50,000 थी। 5K 50,000, आज तो यही 5K लिखने का स्टाइल। यहाँ पे लिटरेचर साहित्य की किताब की संख्या यहाँ पे मान लेते हैं हम कि 3,00,000 है, ठीक है। मानने में क्या जाता है, ये सब्जेक्ट्स हैं और इनकी संख्या अब देखिए। और गणित की संख्या मान लेते हैं 2005 में 1,00,000 से बढ़ के 1,25,000 हो गई, 1.25 लाख। और विज्ञान की जो है 75K हो गया, और ये साहित्य का जो है 3.5 लाख हो गया। अब इसी तरीके से सपोज अब हमको फिर से गणित का देखना है। गणित का 2000 ईस्वी में बढ़ के फिर थोड़ी सी और बढ़ी 1.35K लाख। ये डाटा जो है ना इसके लाख में है, और इसकी संख्या बढ़ के हो गई 1,00,000। 1,00,000। उसी तरीके से साहित्य की किताबें 3.5 लाख थी, 3.5 लाख से बढ़ के 4 लाख हो गए। ये कभी हिंदी में कभी अंग्रेजी में लिख रहे हैं ये, बट लाख है, ये के से 1000 है, ये आप समझ रहे होंगे। तो अब देखिए हमने JNU में 3 विषयों की किताबों, लाइब्रेरी में 3 विषयों की जो किताबें हैं उसकी संख्या 2000, उसके 5 साल बाद, मतलब 5 के इंटरवल में, 5 ईयर्स के इंटरवल में किताबों की संख्या कितनी बढ़ी है, ये तो हमने दे दिया कि आंकड़ा ही दे दिया। और इसी से हम फिर सवाल पूछेंगे कि गणित की जो किताबें हैं 2000 में तो 1,00,000 थी, तो 2005 में कितनी बढ़ गई। तो ये तो आसान है कि जितनी बढ़ गई है उसको हमने 1.25 लाख से 1,00,000 को घटा दिया, तो आपके पास मिल गया कि वो 0.25 लाख। लेकिन आपको पूछता है कि अच्छा ठीक है, आप बताइए कि कितना परसेंट बढ़ गया। अभी कितना परसेंट बढ़ गया है, ये यहाँ भी यही है कि परसेंट अगली क्लास में, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। फिर आपको पूछ सकता है कि किताबों की जो संख्या है 10 सालों में, किताबों की जो संख्या है ये बढ़ने मतलब इस संख्या के वृद्धि रेट को बताइए, या तो फिर एवरेज को बताइए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं ये भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सवाल इन्हीं से आते हैं। या तो आपको पूछ लिया जाए कि अनुपात क्या है। गणित की जो किताबें हैं 2000 से 2005 और विज्ञान की जो किताबें हैं 2000 से 2005 के बीच में जो बढ़ोतरी हुई है उस संख्या की रेशियो क्या है। तो आपको रेशियो कैसे निकालना है, तो रेशियो भी अगले क्लास में वीडियो में हम देखेंगे। तो ये दरअसल मैं एक इशारा कर रहा हूँ कि अगले जो 2-3 वीडियो होंगे उसमें हम मैथ के ही बेसिक जो टॉपिक है उसी को पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से आंकड़ों को हम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आंकड़े कई तरीके के हो सकते हैं। ये तो हमने बेसिक आंकड़े ले लिए, सिंपल आंकड़े, और कठिन आंकड़े हो सकते हैं, बड़े टेबल हो सकते हैं। चाहेंगे तो ये अभी तो ये इसमें 3 रेक्टेंगल 3 रेक्टेंगल 3 रेक्टेंगल, ये चाहे तो और बड़े हो सकते हैं, बट उसका सिस्टम इसी तरीके से होता है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो आगे जो भी आंकड़े पुट किए जाएंगे किसी भी टेबल में, यानी जो टेबुलेशन की प्रोसेस है उसको आप समझ पाएंगे। अब देखिए तीसरा हम देखते हैं बार चार्ट।
अब ये बार चार्ट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं दंड चित्र। अब देखिए ये दंड चित्र हो गए। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको दंड चित्र में डेटा को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपने ग्राफ पेपर देखा होगा शायद, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, है ना, जब उसमें हमने देखा होगा कि आपको क्लास में कहा गया होगा कि आप ग्राफ पेपर लेके आइएगा। तो ग्राफ पेपर अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले तो बहुत पतली सी आती थी जब हम पढ़ते थे, अभी पता नहीं। अगर देखने की इच्छा हो तो इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है तो आप खरीद के भी देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर का यूज तो ख़त्म हुआ नहीं, गणित है तो ग्राफ पेपर रहेगा ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ग्राफ पेपर क्या है ना कि उसका ग्राफ पेपर का जो यूज है ऐसे डेटाज के लिए होते हैं जो बहुत ही स्मॉल क्वालिटी में होते हैं, साथ में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, क्वालिटी नहीं। हम दरअसल ये जो आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं ये सब क्वांटिटेटिव जो डेटा है उसी को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें क्वालिटी का क्या, क्वालिटी का कोई मेजरमेंट नहीं है। तो ये दरअसल ये एक ही लाइन होती है, हमने ये लाइन खींच लिया और यहाँ हमने, आप देखेंगे ग्राफ पेपर जब लेंगे बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स में इस तरीके से बटे होते हैं। ये भी बहुत सिंपल छोटे छोटे बटे होते हैं, बट यहाँ पे हम ये एक लेते हैं, 2 3, ये पहले पॉइंट आउट कर ले, 4 5, ये बराबर होने 6 7 8 जो भी हो। और इधर हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम ये ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि यहाँ तक बांट लिया, फिर ये बांट लिया, ये बांट लिया, ये बांट लिया, ये बांट लिया। अब देखिए अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि किसी पब्लिकेशन में, आप किसी पब्लिकेशन में चले जाइए, प्रकाशन संस्था के पास चले जाइए, प्रकाशक के पास चले जाइए, तो हम उनसे पूछते हैं कि ठीक है आपके, ऐसे ही हमारी मर्जी है, हमने पूछा कि आपके पास हर साल कितनी किताबें पब्लिश होती है, या तो आप किसी कंपनी में चली जाइए, आप बोलिए कि उनसे आप हर साल की आपके पास कितनी घड़ियाँ, आप कितने घड़ियों का उत्पादन हर साल करते हैं। तो अब ये जो आंकड़े हैं इसी को बताने के लिए दरअसल ये जो बार चार्ट है, हम एक बार बनाते हैं यहाँ पे, समझ लीजिए यहाँ पे हम कुछ ले लिए 5 10 15 20 25 30, सॉरी ठीक है 30 35 40, ठीक, और भी ले सकते हैं। इधर हमने 2000 में, ये मान लीजिए 0 है, शून्य यहाँ से शुरू होता है, ये वर्टिकल लाइन चली जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन चली जाती है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि सपोज ये यहाँ पे एक पॉइंट लिया कि 2000 में या 2001 में ये जो 10 की लाइन दिख रही है, जो घड़ियों की उत्पादन हुई है, घड़ियों की उत्पादन है किसी कंपनी ने जो कराई है, ठीक है ना, और ये मान लेते हैं लाख में। ये जो डेटा इस तरीके से दिए गए हैं वो किस में है, लाख में है। घड़ियों की जो उत्पादन है वो 10 लाख होती है। वही जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ से हम ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं
और इसको अब देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2001, 2002 और तीसरा बना देते हैं सपोज, इसमें बहुत बढ़ोतरी, उस कंपनी की बिक्री इतनी हो गई कि उसका उत्पादन बहुत बढ़ गया। और ये 2003 अचानक से उस कंपनी की सेल इतनी गिरी कि उसका जो है उत्पादन है 2004 में मात्र 5 लाख रह गया। सोचिए 2001 में 10 लाख, 2002 में 20 लाख, 2003 में 25 लाख, 2004 में उस घड़ी की जो उत्पादन क्षमता है या तो फिर उसकी मार्केटिंग घट गई है, दूसरी घड़ी आ गई मार्केट में, उसकी जो संख्या है वो घट के 5 लाख पे आ गई। तो ये सोचिए कि ये जो बार चार्ट है ये किस तरीके से आंकड़ों को दिखाता है, आंकड़ों को किस तरीके से प्रदर्शित करता है। ये बेसिक जो चीज़ें हैं यही हमें समझनी है। अब इसी में से आपको पूछ लेगा कि ठीक है बार चार्ट को देखकर आप बताइए कि 2004, 2003 और 2004 के बीच में जो अंतर है वो कितना है, या तो फिर उसके उत्पादन के अंतर के बीच मतलब उसका रेशियो कितना है, या तो पूछ ले कि ये टोटल जो वर्ष है जैसे 1 2 3 4 4 साल हो गए टोटल। अब उसी में पूछ लिया कि चारों साल के जो उत्पादन, औसत उत्पादन कितना किया उन्होंने, एवरेज प्रोडक्शन उस कंपनी ने उस घड़ी की कितनी की। तो ये सारे अब देखिए यहाँ पे एवरेज मैंने बोला, एक और जुड़ गया परसेंटेज, रेशियो, उसके बाद एवरेज। अब हम एवरेज उसके बीच में हम लॉस प्रॉफिट ये भी देख सकते हैं कि हाँ भाई कंपनी को मतलब 2000 से 2000 के बीच में लाभ हुआ क्या नहीं, तो उनको यहाँ तो लाभ हुआ, यहाँ भी लाभ हुआ। बट सोचो कि 2003 और 2004 के बीच में उनको हानि हो गई। जब प्रोडक्शन ही घट गया है तो उनकी बिक्री कम होगी, तो उनके पैसे कम बनेंगे, तो उनकी हानि होगी। अब हानि का परसेंटेज क्या है, ये जो सारे सवाल हैं एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये सब अगले वीडियो। तो ये मुझे लग रहा है कि आप ये समझ गए होंगे। लाइन चार्ट आजकल जो क्रिकेट देख रहे हैं आप, उसमें बहुत उपयोग किया जाता है। आपको देखा होगा आपने कि टीवी पे जब दो टीमों की तुलना होती है, मान लेते हैं कि ये इस तरीके वर्टिकल लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में ये एवरेज शो कर रहा है, ठीक है। ये 5 ओवर, 10 ओवर, 15, 20, 25, 30, 35, अगर वनडे क्रिकेट है तो 50 हो जाएगा, बारिश हो गई है तो 35, हम कुछ भी लेते हैं, बारिश में ओवर्स कम कर दिए जाते हैं। तो आज क्रिकेट का सीजन भी चल रहा है, विश्व कप चल रहा है, तो उस हिसाब से आप रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। अब देखिए इधर हमने माना कि ये रन है, ये रन वाला है, ये 20 का है, ये 40 का है, ये 60 का है, 80 का है, ये 100 का है। ये आंकड़ा बहुत छोटा, दरअसल हमने छोटे आंकड़े ले लिए, इसको हमें 50 लेना चाहिए। 50, 100, 150, 200, 250, 300 तो इसी में आ जाते, ठीक है। लेकिन क्या है, लो स्कोरिंग मैच हो गया है, बहुत अच्छी मतलब बैटिंग पिच है नहीं, लो स्कोरिंग मैच हो गया है, तो लोगों ने इतने विकेट लिए कि इस तरीके से रन बन रहे हैं। या मान लीजिए कि हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट का स्कोर, अब इसमें देखिए मान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रही है, आपको याद भी होगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया का लो स्कोरिंग मैच हुआ था और 200 रन ही बने थे लगभग। तो आपको याद होगा कि उसमें बीच बीच में उन दोनों की एक तुलना दिखाते हैं कि उनके कितने मतलब ऑस्ट्रेलिया के 20 ओवर में कितने रन बन गए थे, ठीक है। फिर इंडिया के 20 ओवर में कितने रन बन गए थे, उनका ग्राफ किधर जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना वही बताता है। दरअसल ये 5 ओवर है,
ये इंडिया है, ये यहाँ पे 0 से शुरू होता है। अब यहाँ से समझिए कि मैं दो तरीके के, एक रेड और एक ऑस्ट्रेलिया को हम रेड ले लेते हैं। अब सोचिए कि ये लाइन ऐसे बढ़ रही है, ऑस्ट्रेलिया बढ़ रही है, ये जो रेड वाला है ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो ब्लैक है ये इंडिया का है। इसको आजकल लोग भारत कह रहे हैं इंडिया नहीं होना चाहिए, खैर वो दूसरी बात है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडिया है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ, 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 20 रन बना लिया है, और इंडिया ने 5 ओवर में, मान लेते हैं कि इंडिया ने 25 रन बनाया होगा, तो इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा। 10 ओवर होते ही ऑस्ट्रेलिया ने 40 क्रॉस कर लिया होगा, 40 के सामने ऐसे, ठीक है, 40 से थोड़ा ऊपर है, बट ये आप मान सकते हैं। इंडिया ने क्या किया, 10 ओवर होने में बढ़ रही है 38 रन ही बनाया। पता है ना इंडिया के स्कोर क्या थे, 2 पे 3 थे, तो उस वजह से मान लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े से अच्छे रन बनाए थे और इंडिया ने थोड़े कम बनाए थे। और यही स्कोर हम जब पहुंच रहे हैं, सपोज मानते हैं कि 30 ओवर में कितना है उनका। अब 30 ओवर में हम ऑस्ट्रेलिया का रन देखते हैं। 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने माना कि 100 रन बना दिया, ये 100 से ज़्यादा 150 हो जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए लाइन, अब 150 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया, और यहाँ पे देखेंगे ना कि ये एक सर्किल, रेक्टेंगल दिखता है। अब देखिए अब 30 ओवर में इंडिया का क्या है, इंडिया भी अच्छा खेल रही थी, तो इंडिया ने बाद में अच्छा खेला और ऐसे नीचे नीचे जाके फिर अचानक से समझ लीजिए कि 110 रन बना दिए। अब यहाँ पे पॉइंट पे, अब ये जो तुलना हम देख रहे हैं ना कि 15 ओवर में कितना है, ये बहुत स्ट्रेट ऐसा नहीं है, हमने आसानी करने के लिए बना दिया, थोड़ा ये कर्व हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है, इसको मुझे लग रहा है कि आपने समझ लिया होगा। दरअसल इसी तरीके से आंकड़े तमाम चार्ट में प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत से देख लिया कि लाइन चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, बार चार्ट, और फिर हमने एक अच्छा टेबल चार्ट देख लिया। अब समझ गए हैं कि आंकड़ों को किस तरीके से प्रदर्शित किया है। ये ओवर्स बता रहे हैं और ये स्कोर बता रहा है, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने कितने बनाए थे, इंडिया ने। ये बता रहा है कि 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने कितने बनाए थे, इंडिया ने। अब ये दरअसल सिर्फ ये तो सिंपल है, स्कोर है। सपोज ये परसेंटेज दिया रहेगा, वो भी इसी तरीके से प्रदर्शित होगा। तो ये जो आंकड़ों को जो प्रदर्शित किया जाता है, ये समझने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम इसको समझ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। अब देखिए अंतिम का जो एक हमने कहा था कि मिक्स चार्ट, कई लोगों ने बोला कि 2 तरह से चार्ट आ रहे हैं और उसमें आंकड़े दिए रहते हैं 2 तरह से चार्ट में, और उसको हमको प्रदर्शित करने के लिए उसको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं, मान लिया जाए एक पाई चार्ट है और एक टेबल चार्ट है, कुछ भी ले लेते हैं। BA, BCom, BTech, अब इसमें हम आंकड़ा ले लेते हैं। आंकड़ा ले लेते हैं कि जो छात्रों की संख्या है, स्टूडेंट्स जो मेल स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीटेक में 40%, सॉरी 70%, ठीक है। बीटेक में ये रेड स्केच से दिखता नहीं होगा शायद, बीटेक में, बीकॉम में 60% और बीए में 40%। हम मान लेते हैं कि हमारे देश में बीटेक करने में जो प्रतिशत है लड़कों की 70% है,
है ना। मेल स्टूडेंट जो है 70% होते हैं बीटेक। प्रोफेशनल कोर्स है भाई, लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे हैं, बीटेक कितनी संख्या में करवाते हैं। बीकॉम है, ये भी प्रोफेशनल एक कॉमर्स वाला बिजनेस है, तो बीकॉम में 60%, ठीक है। बीए में 40% कि भाई चलो ठीक है, कुछ नहीं तो डिग्री ले लो, बीए में कर लो कहीं से नाम लिखा के। तो ये दरअसल ये लड़कियों की संख्या बीए में मान लिया जाए ज़्यादा है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैंने लेकिन माना है ये समझने के लिए थोड़ा। अब इसको यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है कि भाई बीटेक में देखिए ये टोटल जो है ना लड़के, ऐसा नहीं है, टोटल लड़का नहीं है, ऐसा है। अब एक इसने पहले दिया कि बीटेक में 70%, ठीक है, बीकॉम में 60% और बीए में 40%। अब ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं, ये क्या ठीक है? नहीं है। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, इस परसेंटेज को आपको टेबल में रखना होगा। यही मिक्स ग्राफ है कि अब क्या है कि इसमें, क्योंकि हमने अभी तो बताया कि ये जो होते हैं 100% होते हैं, तो आप ऐसे आंकड़े को ऐसे नहीं रख सकते हैं। आप इस पाई चार्ट का यूज कब करते हैं? जब कोई भी आंकड़ा होता है कुल उसका 100%, यानी जो टोटल आंकड़ा है वो 100% है, उसके 100 भाग में बांट के उसमें जितने भाग बीटेक के होते, सपोज बीटेक का 40 होता, बीए का 40 होता, बीकॉम का 20 होता, तो फिर हम इसको यूज करते। लेकिन अब हम इसको यूज यहाँ पे करेंगे। जैसे याद होगा आपको, हमने यूनिवर्सिटी वाला किया था लड़कियों वाला, वही सिस्टम इसको हम टेबल चार्ट में यूज करेंगे। और फिर देखिए जब ये करना होगा तो हम फिर उसके बाद संख्या लेंगे, टोटल संख्या क्या है। हम मान लेंगे कि टोटल लड़कों की संख्या ऐसे ही संख्या 2 लाख है। 2 लाख तो है नहीं, आंकड़ा बहुत है, लेकिन मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद फिर कैलकुलेशन के हिसाब से हम पता करेंगे कि इस पाई चार्ट के माध्यम से पता करेंगे कि बीए में कितने लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, एमए में कितने लड़के पढ़ते हैं। यहाँ परसेंटेज दिया जाएगा, ये लड़कों के पढ़ने के परसेंटेज दिए जाएंगे कि हर सब्जेक्ट में कितने लड़के पढ़ते हैं, बीटेक में, बीए में और बीकॉम में। अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है शायद। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिए जाएंगे, लेकिन इसमें फिर उस परसेंटेज के हिसाब से हम लड़कों की संख्या पता करेंगे और इसमें आंकड़े भरेंगे कि कितने पढ़ते हैं। तो और ये 100 में बटेगा टोटल। तो दरअसल ये 100 में बटने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है इन दोनों की मदद से। और पाई चार्ट में आपको मैंने समझा ही दिया है कि किस तरीके से होता है। और ये मिक्स चार्ट है नहीं, बस 2 तरह के आंकड़ों को लेते हैं। एक में आंकड़े छोटे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं कि उसको 4 भाग में बांट दिया और उसको पाई चार्ट में डाल दिया। एक में आंकड़े होते हैं कि उन्हीं आंकड़ों के अलग तरीके के यूनिट लिए जाते हैं कि उनमें परसेंटेज कितनी वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये बहुत आसान है, एक सवाल जब हम हल करेंगे तो फिर ये चीज़ें बहुत आसानी से हमारे सामने समझ में आएगी कि ये बहुत आसान है, क्योंकि पाई चार्ट भी समझ लिया हमने और टेबुलेशन भी ये टेबल चार्ट भी समझ लिया। तो इतना चलिए, हमने आज इतनी बात की, चार्ट के बारे में समझा, ताकि हम डाटा जो हम प्रदर्शित करते हैं, डाटा को जो हम सजाते हैं, वो सजाने का क्रम क्या होता है, कैसे सजाते हैं, ये इस प्रक्रिया को समझना जरूरी था। इसीलिए हमने एक ग्राफ पे ही एक पूरा वीडियो बनाया। और अगला जो वीडियो होगा, अगली जो क्लास है एक तरीके से, उसमें मैं जो इस दौरान मैंने कहा ये परसेंटेज है, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, एवरेज है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, रेशियो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समय और काम से भी आता है,
टाइम एंड वर्क वाला भी सवाल आता है इसमें, ये भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि मैथमेटिकल एक जो एप्टीट्यूड है उसमें टाइम वर्क, उसमें फिर सिंपल इंटरेस्ट भी है, मैं उसको भी पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम है, फिर उसके थ्रू हम लॉजिकल रीजनिंग बनाएंगे, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग जो होते हैं उसको बनाएंगे। तो ये जो अगला वीडियो होगा, देखिए मैं क्या शुरू करता हूँ। वैसे परसेंटेज की उम्मीद है, परसेंटेज और एवरेज 2 टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और बाकी आप लोगों ने जो उत्साह दिया, एक दिन में 100 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए, लगभग 400 व्यूज हो गए हैं, तो इससे एक मोटिवेशन मिला है और उम्मीद करता हूँ कि मैं मतलब अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग कमेंट करके बताते रहें कि क्या कमियां रह जा रही हैं या कुछ क्या स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ताकि मैं अगले वीडियो में फिर उसे स्पष्ट कर दूँ। थैंक यू।